दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मित्रों, आज थोड़ा सा लेट हो गया, आधे घंटे, क्योंकि आज ग्रहण था तो उसकी पूजा पाठ थी, इसलिए लेट हो गया। मित्रों, आज सबसे पहले सभी भारतवासियों के, हम लोगों के खासतौर परम पूजनीय आदरणीय प्रथम सरसंचालक आदरणीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी की पुण्यतिथि के दिन मैं उनको कोटि कोटि नमन और वंदन करता हूं। उनके संकल्प से, जो उन्होंने 1925 में संकल्प लिया, इन 9 दशकों में संघ आज एक विराट रूप में दुनिया के सामने है। मातृभूमि की सेवा के लिए लाखों लाख स्वयंसेवक बताए हुए हेडगेवार जी के मार्ग पे चल के इस मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं। मैं ऐसे महान पुरुष को कोटि कोटि नमन करता हूं उनकी पुण्यतिथि पे, और उनके श्री चरणों में सादर प्रणाम करके अपनी बात आगे बढ़ाता हूं। मित्रों, पिछले दिनों एक बहुत ही दुखद खबर आई। चाइना के लोगों ने धोखे से हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया। मैं उन सभी बिहार रेजिमेंट के सभी 20 जवानों को अपनी ओर से और सभी भारतवासियों की ओर से उनकी बहादुरी के लिए, मातृभूमि को अपने रक्त से जो सिंचित किए हैं, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है, और हम सभी लोग उनको सादर प्रणाम, और जो वीर गति पाए हैं इसके लिए सब लोग वंदन करते हैं। उन परिवारों के साथ भी हमारी सहानुभूति है जिन्होंने अपने बेटे, अपना पति, अपना पिता खोया है। सारा देश उनके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। मित्रों, चाइना हमेशा धोखे से ही काम करता है। धोखा उसकी रग रग में है। वो सदैव धोखा देने का ही काम करता है। 62 से लेकर के अब तक ये धोखे ही धोखे देता आ रहा है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसने हमारे 20 संतोष बाबू के साथ 20 नौजवानों के ऊपर ऐसा प्राण घातक हमला किया। मित्रों, जो चाइना चाहता था कि वहाँ पे जो रोड तो बन चुकी थी गलवान घाटी तक, जो गलवान घाटी तक रोड बन चुकी थी, अब पुल बनाने की बात थी कि वो ब्रिज का निर्माण, सब कुछ तैयार था, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ, सिर्फ ब्रिज को उसके ऊपर रखना था। उसी लिए झड़प हुई है पूरी। वो पीछे नहीं हट रहे थे। संतोष बाबू अपनी बटालियन के साथ जब वहाँ जाकर के देखे तो वो तकरीबन चीनी जो थे वो 800 के आसपास थे, 800 से 1000 लोग, और ये लोग थे 200। आज की एक रिपोर्ट में पढ़ा, सुबह सुबह उठा मैं तकरीबन 6 बजे, तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा। उसमें, उस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि जब संतोष बाबू को शहीद कर दिए, संतोष बाबू जब शहीद हो गए, उसके बाद से जो वहाँ बटालियन थी वो पागल हो गई। जो बिहार रेजिमेंट की बटालियन थी वो पागल हो गई। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा, एक मेरे पास उसकी जो ऑनलाइन वो आया है न्यूज़, उसकी मेरे पास कटिंग है। उसमें वो बोल रहे हैं कि विदिन 20 मिनट में
विद इन 20 मिनट में भारतीय फौज ने 28 लोगों की गर्दन तोड़ के लटका दिया। वो रिपोर्ट बोलती है 28 चाइनीज जो आर्मी है उनकी गर्दन तोड़ करके भारतीय फौज बिहार रेजिमेंट के लोगों ने लटका दिया 28 लोगों की। यह आज की एशियन न्यूज की रिपोर्ट है। और तकरीबन 112 लोग बुरी तरह से घायल हुए और मरने वालों की संख्या 43 है, ऐसा एशियन न्यूज की रिपोर्ट बोलती है। और अमेरिका की भी खुफिया एजेंसी बोलती है कि 43 लोग मारे गए, चाइना के 43 लोग मारे गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तथाकथित कुछ चाइनीज हैं, अपने आप को, नाम लेना उचित नहीं है, अपने आप को बड़े बड़े पॉलिटिशियन बोलते हैं। वो एक तरह से आप देखिए किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं इंडियन आर्मी के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ और इंडिया के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। बोला है युद्ध के समय अगर देश का एक भी नागरिक, जब युद्ध की स्थिति देश पे होती है तो चाणक्य जी ने बोला है कि एक भी नागरिक अगर अपने जिस देश से युद्ध हुआ है उसकी तारीफ करे या उसके लिए प्रश्न पूछे तो उससे बड़ा गद्दार देश में कोई नहीं है। तो आप लोग तय करो कि ये प्रश्न जो पूछने वाले लोग हैं, जिनके कार्यकाल में 48 मील जगह चाइना ने कब्जा कर लिया, और आज वो प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारे लोग, मतलब भारत सरकार ने उनको कितनी जमीन दे दी। इनको शर्म नहीं आती है ये प्रश्न करते हुए? ये किसके लिए प्रश्न कर रहे हैं? किन लोगों को ये खुश करना चाहते हैं ये प्रश्न उठा करके? ये भारत सरकार की बात नहीं मान रहे हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग की। सर्वदलीय मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भारत की एक भी पोस्ट और 1 इंच जगह पे किसी का अभी कब्जा नहीं है LAC पे। लेकिन ये जो सवाल उठाने वाले विपक्ष के लोग हैं, इनको ये विश्वास ही नहीं है। इनको विश्वास किस पे है कि चाइना ने बोल दिया कि गलवान घाटी हमारी है। इनको चाइना पे विश्वास है। चाइना कल को बोल देगा दिल्ली हमारी है तो ये उस पे विश्वास करेंगे, अपने देश के लोगों पे विश्वास नहीं करेंगे। ये किसके लिए कर रहे हैं ये सब चीजें? किस मानसिकता से ग्रसित हैं, या इसके पीछे की क्या साजिश है? आपको समझना होगा। इस देश में हमेशा युद्ध की स्थिति रही है, हमेशा। 6वीं शताब्दी से लेकर के और 2020 के आज दिन तक हम बैठे हैं, भारत हमेशा युद्ध में ही रहा है। भारत हमेशा युद्ध में ही रहा है। ये कोई गफलत में न रहे। चाइना 50 सालों से कोई युद्ध लड़ा नहीं है, और एक 50 साल पहले लड़ा वियतनाम से, छोटी सी यहां से भी मुंह की खानी पड़ी और वापस आया हार के, समझौते करके निकलने पड़े वियतनाम से। ये भारत है, भारत। और भारत सदैव 5000 वर्षों से, अगर अभी देखें तो 6वीं शताब्दी से लेकर के अभी तक, और पिछले 5000 वर्षों से महाभारत काल से लेकर के और आज तक 2020 तक भारत युद्ध की स्थिति में ही है। और
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, लाखों लोग इस देश में, करोड़ों करोड़ लोग बॉर्डर पे जाकर के अपने प्राणों की आहुति देने के लिए अपने चौखट पे बैठे हुए हैं। सरकार अगर एक बार इशारा कर दे तो करोड़ों भारतीय एक इशारा मिलते ही भारत सरकार का बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हैं। एक मैं किस्सा बताता हूं अभी 4 दिन पहले का। ये देशद्रोही जो हैं उनको एक हिस्सा सुनना चाहिए। अलीगढ़ में 11 साल से लेकर के 7 साल के बच्चे सड़क मार्ग से पैदल जा रहे थे। लोगों ने पूछा, एक पुलिस वाले को शक हो गया कि ये बच्चे पैदल कहां जा रहे हैं। पुलिस वालों ने उनको रोका, पूछा कि आप कहां जा रहे हो। बच्चों का जवाब सुन के, जो छोटे छोटे 11 साल से 7 साल के बच्चों ने जवाब दिया, वो जवाब सुन के पुलिस वालों का सीना चौड़ा हो गया। वो छोटे बच्चे जो 7 से 11 साल के बच्चे थे, उन्होंने बताया कि हम चाइना बॉर्डर पे जा रहे हैं, चाइना को मारने के लिए, चाइना से लड़ने के लिए। ये भारतीयों का जज्बा है। आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे कि 11 साल से 7 साल के बच्चे बॉर्डर की तरफ चल दिए। ये अलीगढ़ का किस्सा है। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़े होंगे और अभी मैं ऑनलाइन न्यूज़ में कल पढ़ा, मैं डाला भी हूं अपने एफबी पे, अपने फेसबुक पे, आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये जज्बा भारत के अंदर है। लेकिन उन गद्दारों को सोचना चाहिए जो प्रश्न उठा रहे हैं कि हमारा कौन कौन सा हिस्सा चाइना के कब्जे में है। जवाब तो उनको देना पड़ेगा जो प्रश्न उठा रहे हैं कि उनके बाप दादाओं ने पहले पाकिस्तान बनाया, फिर आस्काई चीन बनाया। भारत की 1962 के युद्ध में इतनी जमीन चाइना ने कब्जा कर लिया और आज प्रश्न उठा रहे हैं कि चाइना के पास कितनी 1 इंच प्रधानमंत्री की बातों पे इनको भरोसा ही नहीं। इनको भरोसा सी जिनपिंग पे है, वहां से बैठे हुए जो बोल रहा है उस पे इनको भरोसा, अपने प्रधानमंत्री की बातों पे इनको भरोसा नहीं है। भरोसा है, ऐसा नहीं है कि भरोसा नहीं है। उनको पता है कि प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं और किस तरह का प्रधानमंत्री है, वो अपनी मातृभूमि के लिए क्या कर सकता है, इनको पता है। लेकिन ये जिस मानसिकता से ग्रसित हैं 1947 के बाद से, वो मानसिकता आज तक इनके अंदर बैठी हुई है। 1947 में देश के टुकड़े करवाने वाले लोग आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आस्काई चीन की हजारों एकड़, हजारों मील जमीन उनको दे करके आज ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती है, चुल्लू भर पानी में डूब बनना चाहिए। बॉर्डर पे जवान लड़ रहा है और यहां ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में भी किस तरह के प्रश्न उठाए। मैं तो नमस्कार करना चाहूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। उद्धव जी भी विपक्ष में हैं, लेकिन उद्धव जी ने ये साफ साफ बताया कि हम सरकार के साथ पूर्ण रूप से खड़े हैं। सरकार ऐसी सरकार है जो चाइना को जवाब देने में सक्षम है। मैं ऐसे मुख्यमंत्री को नमस्कार करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन देश सबसे पहले है। ये वामपंथी और कांग्रेसियों की समझ में ये बात नहीं आती है। ये वामपंथी वही हैं जब सन 62 में चाइना का युद्ध हो रहा था तो ये विपक्ष में थे और कलकत्ता के अंदर
चाइना के पक्ष में बुद्धदेव भट्टाचार्य रैली कर रहे थे। ये वही वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। आज ये प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। इनके प्रश्नों के उत्तर देने की जरूरत नहीं है। सारा देश एक साथ है। ये वही जयचंद हैं जिन जयचंदों की वजह से मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने इस देश को 1000 वर्ष गुलाम रखा। उसी गुलामी की मानसिकता से जयचंद वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत लोग प्रेरित हैं। इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे राष्ट्रवादी गवर्नमेंट बनी है और कैसे इतना अच्छा काम कर रही है। इनके पास कुछ नहीं मुद्दा बचा है अब देश में। जनता इनकी सुन नहीं रही है, देखने वाली नहीं है, इनकी तरफ देख नहीं रही है, इनके बातों पे विश्वास नहीं है। तो ये चाइना को आगे करके इस देश की जनता में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। जो लोग खुद भ्रमित हैं वो देश की जनता में भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। 36 चुनाव हारने के बाद जो लोग अध्यक्ष पद छोड़ के भाग जाते हैं वो बता रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है, क्या स्थिति है। सबके ऊपर सवाल उठाना है और किसी सवाल का जवाब नहीं देना है। कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। मित्रों, आज मैं थोड़ा सा लेट आया, आधे घंटे ग्रहण था, मैं थोड़ा पूजा पाठ कर रहा था इसलिए लेट हो गया। कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। इंद्रनील भट्टाचार्य, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं इंद्रनील जी? रवि शुक्ला जी नमस्कार। बोलते हैं आपको जरूर सुनना चाहिए, उत्तम विचार। नमस्कार भैया, जय हिंद। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। किसी का सवाल हो तो वंदे मातरम। भूषण त्रिपाठी जी बोलते हैं वंदे मातरम। रवि भैया हर हर महादेव, हर हर महादेव भैया। जय हिंद। गुड्डू शुक्ला, जय हिंद। विनय कड़ू जी नमस्कार। कैसे हैं भैया? विनय कड़ू जी, राजू। विनोद खन्ना, देश के प्रधानमंत्री और सैनिकों के मनोबल तोड़ने के बयान देने वाले नेताओं का क्या इलाज है? विनोद खन्ना का प्रश्न है ये। विनोद खन्ना जी, आप देखे होंगे कि जब जब भारत से युद्ध हुआ है तो ऐसे कुछ लोग जरूर रहते हैं, जो इस तरह के प्रश्न उठाते हैं, लेकिन उनके प्रश्नों का उत्तर देने की जरूरत नहीं है। ये देश उनको भली भांति जान गया है कि ये किस तरह के लोग हैं और किस तरह की विचारधारा से चलने वाले लोग हैं। इनका आइडियल क्या है, किस तरह की चीज़ें ये उठाते हैं और किन प्रश्नों का इनको उत्तर देना चाहिए, किन प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं उत्तर तो नहीं देना चाहता इस बात का, लेकिन इतना जरूर बोलना चाहता हूं आपके प्रश्न का। इस देश का बच्चा बच्चा प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करता है। एक एक व्यक्ति प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास करता है, लेकिन इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी पार्टी में नहीं ना है, ना ही इस देश में है। देश के किसी भी व्यक्ति के मन में इनके प्रति, एक उनकी खुद के पार्टी के लोगों को, 2-4 लोगों को छोड़ करके इनके प्रति इनके मन में कोई इन बातों को लेकर के श्रद्धा नहीं होती। जिस तरह के ये प्रश्न उठा रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ एक प्रश्न इन्होंने एयर स्ट्राइक पे उठाया था, एक प्रश्न इन्होंने जब एयर स्ट्राइक हुआ था उस पे उठाया था, और दूसरा प्रश्न इन्होंने कश्मीर अभी आर्टिकल 370 पे उठाया था। और इन दोनों प्रश्नों को जो हमारा पड़ोसी देश है वो लेकर के गया था यूएनए में,
यूएनए में जाकर के बोला कि वहाँ के विपक्ष के नेता इस तरह की बात बोलते हैं। तो इनका तो काम ही यही है, इनका काम ही यही है। जनता ने उनको निगलेक्ट कर दिया है, ये बातें उनके समझ में नहीं आती है, समझ से परे है। अब वो जो कर रहे हैं उसका भुगतान उनको करना पड़ेगा। धीरे धीरे पार्टी सिमटती जा रही है, पहले देश से सिमटी, अब धीरे धीरे राज्यों से सिमट रही है। तो उनके खत्म होने का समय आ रहा है। जब इस तरह से समय खत्म होता है तो हमारे यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है, जाको दुख दारुण दीना ताकि मति पहले हरि लीना। तो इनकी मति मारी गई है, ये ऐसे ही उलझुल बयान देते रहेंगे। आप वामपंथियों को देखिए कि क्या दुर्दशा हो गई, केरल में सिमट गए हैं और केरल से भी अभी खत्म हो जाएंगे। इनको ये था ना कि त्रिपुरा से हम कभी जीवन में जाएंगे नहीं, त्रिपुरा से खत्म हो गए, बंगाल से खत्म हुए, त्रिपुरा से खत्म हुए, अब सिर्फ एक जगह बची हुई है केरल, अब वहां से भी खत्म होंगे, इनका काम खत्म हो जाएगा। इनका प्रश्न उठाने का जो काम है वो उठाते रहें, जनता इनको जवाब दे रही है। इस देश में इतनी समस्याएं हैं, छोटी से बड़ी। अरे भैया उस पे प्रश्न पूछो ना, कि जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय आप इस तरह के प्रश्न उठा करके अपने देश को कमजोर करने के पीछे साजिश कर रहे हो, जिसको दूसरा देश इस्तेमाल करता है। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण पाकिस्तान है कि आपके बयान को यूएनए में लेके जाता है। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? उससे तो सबक लेकर के अभी सोचना चाहिए था कि आगे हम इस तरह की चीजें नहीं करेंगे। सुनीता पांडे जी नमस्कार, शुभम मिश्रा जी नमस्कार। और कुछ लोगों के प्रश्न लेते हैं। जयशंकर जी नमस्कार, संजय सिन्हा जी वेटिंग है। संजय सिन्हा जी नमस्कार, कैसे हैं संजय भैया? और कुछ लोगों के, विनोद खन्ना का प्रश्न हो गया है, और किसका है? संजय सिन्हा जी पूछते हैं, चीन के वस्तुओं के बहिष्कार को जो पूरे देश में जो गति मिली है, क्या हम इसे राष्ट्रवाद की जीत के रूप में देखें? भैया आपका प्रश्न बहुत शानदार है कि चीन के विरोध में जो पूरे देश में चल रहा है, इसके राष्ट्रवाद के रूप में देखें। 100% ये राष्ट्रवाद है। अगर ये राष्ट्रवाद नहीं है तो कुछ भी राष्ट्रवाद नहीं है, क्योंकि जहां हमारे सैनिकों की शहादत होती है, हम और आप जब इनके पैसे, इनके सामान यूज करेंगे और यूज करके जब उनको हम पैसा देंगे, उसी पैसे से वो हथियार ले आएंगे, उसी पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, उसी पैसे से वो आतंकवाद खड़ा करेंगे, उसी पैसे से हमको आपको परेशान करेंगे, उसी पैसे से हमारे आपके विरोध में, भारत के विरोध में दुनिया भर में लॉबिंग करने के लिए तथाकथित जो पत्रकार हैं, वामपंथी पत्रकार, उनको फंडिंग करेंगे। अब तो यहाँ भी जांच होनी चाहिए कि यहाँ चाइना ने जो चाइना ने कितने लोगों को फंड किया है, कितने लोगों को फंडिंग हुई है। जो बुद्धिजीवी पत्रकार अपने आप को बोलते हैं, इनकी भी भारत सरकार को जांच करनी चाहिए कि पिछले 5-10 सालों में इनको कितना फंड आया है और कहां से आया है, और किन किन पेपरों में विज्ञापन चाइना ने दिया है यहाँ पे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये प्रश्न तो आपका बहुत शानदार है, और हमारा तो अभियान ही है। अपन ये चौथे उस पे परिचर्चा पे हम और आप जुड़े हुए हैं। महंगा लो सस्ता लो, लेकिन चाइना का सामान मत लो, ये हमारी पंच लाइन है। हम और आप पिछले ये चौथी परिचर्चा पे हम और आप जुड़े हुए हैं, और हमको आपको ये संकल्पित होना, ये संकल्प लेना है कि चाइना का एक भी सामान हम खरीदेंगे नहीं, अपने घरों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मोबाइल से लेकर के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और जो भी मार्केट में चीज़ें उपलब्ध है, जो दुकानों में उपलब्ध हैं, वो एक भी चीज़ हम नहीं लेंगे। अब तो
पूरे देश के लगभग 99 अभी 3 सप्ताह पहले 91% लोगों ने ये सर्वेक्षण आया था। अभी कल का सर्वेक्षण है न्यूज़ 18 का ऑनलाइन की, उन्होंने 97% दुकानदारों ने बोला है कि हम चाइना का माल बेचेंगे नहीं, ले नहीं आएंगे। तो हमारे आपके लिए तो इससे बड़ी राष्ट्रवाद की जीत क्या हो सकती है। हमारा पहले भी पंच लाइन था कि जवान लड़ रहा है बुलेट से, जवान लड़ रहा है बुलेट से, हम लड़ेंगे बॉयलेट से, हम अपने बॉयलेट से लड़ेंगे। एक भी चीज़ चाइना का हम खरीदेंगे नहीं, चाइना को नस्तो नाबूद कर देंगे। चाइना में 25% जो बेरोजगारी अभी हुई है पिछले 4 महीने में, वो कल की रिपोर्ट में 29% पहुंची है। मतलब 25% से 4% और इंक्रीज की है। 29% वहाँ पे बेरोजगारी आई है। क्यों आई है? कि अभी उनका दुनिया में माल कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जो ये चीज़ें की, जो आर्टिफिशियल जैविक हथियार उन्होंने बना करके दुनिया में छोड़ा, और धीरे धीरे अमेरिका, भारत, ऐसे जो 200 देशों में उन्होंने तबाही ले आई है। पूरी दुनिया ये को विश्वास हो गया है कि ये चाइना का जैविक हथियार है, और इस हथियार को हम तभी इसमें कामयाब हो सकते हैं जब हम चाइना का बाइकआउट करें। चाइना पूरी तरह से आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाए, तब जाकर के चाइना को अक्ल आएगी। और वहाँ की गवर्नमेंट को, जब वहाँ के लोग, चाइनीज़ लोग उखाड़ के फेंक देंगे, ये वामपंथी विचारधारा की सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। आप ये सोचिए ना, ये वही लोग हैं। आप राष्ट्रवाद की बात किए हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि इनका राष्ट्रवाद कैसा है। ये वामपंथियों का राष्ट्रवाद कैसा होता है। इनके अपने लोग ताइवान चौक पे, ये कभी ताइवान चौक की बात नहीं करते हैं। ताइवान चौक जो इनका था चाइना में, ताइवान चौक 1989 में वहाँ पे एक संघर्ष चला इस गवर्नमेंट के खिलाफ। इन्होंने अपनी आर्मी भेज करके, हमारी आपकी आर्मी तो जो है, इन्होंने अपनी आर्मी भेज करके उनके ऊपर गोलियां चलवाई, और अपने आर्मी के टैंकर भेज करके 10,000 लोगों को गोली और टैंकर से रौंदवा दिया। ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। तो जो वामपंथ के लोग अपने लोगों को टैंकरों से रौंद दे सकते हैं, टैंकरों से रौंदवा सकते हैं, तो दुनिया में मानवता इनके लिए क्या मायने रखती है। मनुष्य इनके लिए कुछ है ही नहीं, तुच्छ है। हम और आप जो इनको एक एक सामान लेकर के पैसा भेजते हैं, ये हमको आपको कीड़ों मकोड़ों की तरह ट्रीट करते, कीड़े मकोड़े भी नहीं समझते हैं। जब जो व्यक्ति अपने भाई बंधु को, अपने समाज को, अपने देश के लोगों को टैंकरों से कुचलवा सकता है, आर्मी के टैंक से 10,000 लोगों को ताइवान चौक पे, आप गूगल करके देखिएगा, ये वामपंथियों ने, वामपंथी की सरकार ने, शी जिनपिंग के पहले जो था राष्ट्रपति, उसने 10,000 लोगों को ताइवान चौक पे टैंकर से, आर्मी के टैंकर से गोलियों से भुनवा कर कुचलवा दिया था। कुछ और लोगों का प्रश्न लेते हैं। त्रिपाठी जी, भुवनेश त्रिपाठी, सरकार हुकुम करे तो हमारे 500 से ज़्यादा मित्रों का समूह है जो कश्मीर या चीन जाकर अपने मातृभूमि के लिए वीर गतियों, सर्वोच्च बलिदान के लिए तैयार है। बिल्कुल भैया, ऐसे ही देश के नौजवानों की जरूरत है। भुवनेश त्रिपाठी जी, मैं आपकी बात से गदगद हो गया, और जो लोग सुन रहे होंगे पूरा देश गदगद होगा। त्रिपाठी जी, ऐसे करोड़ों लोग, करोड़ों करोड़ नौजवान तैयार हैं। सरकार अगर ये एक बार इशारा कर दे, करोड़ों नौजवान इस देश के सर्वोच्च बलिदान के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। ये आपने जो लिखा है, यही सबसे बड़ी भावना है। ये भावना किसी भी देश में नहीं है, और ये सिर्फ भावना ही नहीं है, ये अक्षरशः सही है। आप जैसे, हमारे जैसे करोड़ों करोड़ लोग इस भारत माँ को अपने रक्त से सिंचित करने के लिए
एक एक खून का कतरा बहा देंगे। ये वो भारत नहीं है। ये भारत अब 130 करोड़ लोगों का है। अगर एक बार ये भारत चल देगा ना उठ करके जिस तरफ, उधर दुनिया में कुछ बचेगा नहीं। ये वो भारत है। जब मैंने पहले भी बताया, जब उस दिन रात को 15-16 की रात को हमारे कमांडिंग ऑफिसर, जवान कमांडिंग ऑफिसर संतोष बाबू को चाइनीजियों ने धोखे से मारा, उसके बाद हमारे जवानों ने 28 लोगों को, एशियन न्यूज की रिपोर्ट है, 28 लोगों को, 28 चाइनीज आर्मी के जवानों को गर्दन तोड़ के लटका दिया, गर्दन तोड़ के लटका दिया था विदिन 20 मिनट के अंदर। उसके बाद 5 घंटे तक उनको ढूंढते रहे, वो कंदराओं में छुप गए अपने। उनकी रिपोर्ट है कि 25 किलोमीटर अंदर भाग गए थे वो लोग, चाइना बॉर्डर के 25 किलोमीटर अंदर भाग गए थे। और 25 किलोमीटर अंदर घुस करके इंडियन आर्मी ने उनके 112 लोगों को मारा। उसमें से 43 लोग मरे और बाकी लोग सीरियस हालत में भर्ती हैं। ये इंडियन आर्मी ने किया। और यहाँ दोगले लोग प्रश्न उठा रहे हैं, जयचंद प्रश्न उठा रहे हैं। वो अपने पोस्ट छोड़ के भाग गए, 3 दिन तक वहां पे दिखे नहीं। ये सैटेलाइट से कंफर्म हुआ और ये दोगले प्रश्न उठा रहे हैं। कुछ और लोगों का प्रश्न लेते हैं। जयशंकर सिंह, चीन की धोखाधड़ी का इलाज युद्ध के अलावा दूसरा कुछ नहीं, आप क्या सोचते हैं? जयशंकर सिंह जी, चीन कायर है, कायर। वो युद्ध लड़ ही नहीं सकता, वो धोखेबाज है। उसके 43 लोगों को मारने के बाद उसकी हैसियत होती तो वो युद्ध करने के लिए मैदान में आता। उसी दिन उसके विदेश मंत्री ने विदेश मंत्री को फोन करके बोला कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, वो छद्म युद्ध चाहते हैं, वो युद्ध लड़ने के काबिल नहीं है। वो जैसे हमारे आपके बच्चे देखे होंगे ना, वीडियो गेम खेलते हैं, वीडियो गेम खेल करके दुश्मनों को मारते हैं वीडियो गेम के अंदर, वही वीडियो गेम चाइना की आर्मी करती है। चाइना की आर्मी है ही नहीं, वो तो एक पार्टी की आर्मी है, वो एक पार्टी के गुंडे हैं, आर्मी नहीं। वो तो एक पार्टी के गुंडे हैं। आर्मी तो हमारी आपकी है, वो भारत माँ की आर्मी है। वहाँ की आर्मी तो गुंडों की, एक गुंडे की गैंग है। वो गुंडे की गैंग, जब पुलिस, जैसे गुंडे की गैंग रहती है, कितनी बड़ी भी गैंग हो, जब पुलिस को देखती है तो उसकी चड्डी गीली हो जाती है। उसी तरह से वहाँ की जो सी जिनपिंग की जो आर्मी है, जब इंडियन आर्मी का उग्र रूप देखती है तो वो उसकी चड्डियाँ गीली हो जाती है। 28 लोगों की गर्दन तोड़ के रख दी जाती है और 25 किलोमीटर अंदर भाग जाते हैं। ये वो आर्मी है। ये सी जिनपिंग, ये चाइना की आर्मी नहीं है। ये जो है, ये और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं। कौन है, कौन है बेटा? और कुछ लोगों का, विपुल जी नमस्कार, इंद्रनील भट्टाचार्य जी नमस्कार। भैया, भारत सरकार को डायरेक्टली चाइना के ऑफिशियल बॉयकॉट करना चाहिए, हम सरकार के साथ हैं। इंद्रनील जी, सरकार ने तो उनके बहुत सारे ठेके रद्द कर दिए। BSNL में जो उनके 4G में जितने ऑप्टिकल यूज़ होते थे, भारत सरकार ने उनको मना कर दिया कि हम एक भी नहीं यूज़ करेंगे, बैन कर दिया। रेलवे के 3 बड़े ठेके रद्द कर दिए। धीरे धीरे सभी चीज़ें हो रहा है, लेकिन सिर्फ सरकारों पे सब कुछ नहीं छोड़ना है।
हमारा आपका ये कर्तव्य बनता है, हम आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए हमको आपको ये सोचना है, हमको आपको ये जागरूक रहना है कि हम और आप एक भी चीज़ सरकार के भरोसे नहीं छोड़ेंगे। बाजार से हम और आप कोई भी चीज़ ले करके नहीं आएंगे, नहीं ले आएंगे तो करेंगे क्या? उनकी हैसियत क्या है? वो क्या कर सकते हैं? उनके पास कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, वो कुछ कर ही नहीं सकते। भैया चिंता मत करिए, वो चाइना हमारे आपके पैसे से ही ये सब चीज़ें कर रहा है। हमारे आपके पैसे से वो पाकिस्तान को देता है, पाकिस्तान उस पैसे को रूट करके आतंकवाद फैलाता है। जिस दिन हम ये काम बंद कर देंगे, धीरे धीरे उनका व्यापार खत्म हो जाएगा भारत से, उस दिन चाइना अपने आप बर्बाद होने की कगार पे है। यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सिर्फ सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है। जिस तरह से हम और आप ये करने के लिए तैयार हैं कि करोड़ों करोड़ लोग बॉर्डर पे जाकर के इस देश मातृभूमि के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, उसी तरह से देश के एक एक व्यक्ति को संकल्प लेना पड़ेगा कि हम और आप एक भी चीज़ चाइना का अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समाज में यूज़ नहीं करेंगे। हम 10 रुपये महंगा खरीद लेंगे, लेकिन अपनी मातृभूमि की खातिर, अपने आने वाली पीढ़ियों की खातिर, अपने उज्जवल भविष्य के लिए हम चाइना का एक भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। चाइना अपने आप खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बाकी हमारी आर्मी पूरी तरह से तैयार है चाइना को सबक सिखाने के लिए। अब चाइना जो हुआ है, मैं आपको एक गारंटी देता हूँ, सालों साल चाइना उस बॉर्डर पे एक भी हरकत करने की हिमाकत नहीं करेगा, एक भी हरकत करने की हिमाकत नहीं करेगा। 28 लोगों को, ध्यान रखिए, एशियन न्यूज पढ़िएगा, 28 लोगों की गर्दन तोड़ के लटका दिया था पुल के नीचे, धड़ अलग गर्दन अलग, 28 लोगों की। कुछ दिन में वो फोटो भी आपके पास आएगी, आप देखिएगा। जो भारत में दो तरह के लोग बसते हैं, उनके ऊपर विश्वास मत करिए। भारत में कुछ पाकिस्तान बसता है और भारत में ही कुछ चाइना बस रहा है। तो ये चाइनीज जो हैं, भारतीय चाइनीज जो हैं, ये चाइनीजों की बात करेंगे। भारतीय पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान की बात करेंगे। लेकिन जो सच्चा भारत माँ का सपूत होगा वो सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करेगा, सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करेगा। आप चिंता मत करिए, हमको आपको सतर्क होना है। मैं आपके लिए एक चीज़ लिखा हूँ, उसको सुना रहा हूँ सभी भारतवासियों के लिए। आपके प्रश्न का ये उत्तर है, सुनिए। मंथन है परिवर्तन का, मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। यहाँ कितनों के भीतर छिपा है जिन्ना, यहाँ कितनों के भीतर छिपा है जिन्ना, ये थोड़ा और खुलासा होने दो, ये थोड़ा और खुलासा होने दो। ये जो खुलासे हो रहे हैं कि किनके अंदर जिन्ना छुपा है, वो अभी और कुछ दिनों में पूरी तरह से बाहर आएगा। आपने देखा होगा ना कि किस तरह की चीज़ें। ये लाइन नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ। मंथन है परिवर्तन का, अभी और तमाशा होने दो। यहाँ कितनों के भीतर छिपा है जिन्ना, ये थोड़ा और खुलासा होने दो। चिंता मत करो, ये खुलासे होते रहेंगे। और कुछ लोगों का प्रश्न लेते हैं, और मेरे पास 5 मिनट का टाइम है, उसमें और प्रश्न लेकर के लोगों का सवाल का जवाब देते हैं। सूरज त्रिपाठी भैया, आपके कार्य को सलाम, आपको भी सलाम। पांडे जी, चीन की चीज़ों का बहिष्कार करें। बिल्कुल भैया, चीन की चीज़ों का बहिष्कार करना ही हमारा सबसे इस समय नैतिक कर्तव्य है। अनिरुद्ध कपाले जी लिखते हैं कि हमने चाइना का 5 सामान जलाया और बाकी का जो ऐप्स है मेरे मोबाइल में और सामान है उसको मैंने उठा के बाहर फेंक दिया। भैया मैं आपको सलाम करता हूँ, आप बड़े भाई हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये जज्बा जो है आपका ना,
इसको करोड़ों लोग सलाम करेंगे, करोड़ों लोग नमन करेंगे। ऐसे ही सबको करना है भैया। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश की जनता की तरफ से। ऐसे ही लोगों को सामने आना है। शुभम पांडे, मामा जी चीन का सामान का बहिष्कार कर हम चीन को घुटनों पर ला सकते हैं। बिल्कुल बेटा, हम चीन के सामान का बहिष्कार करके चीन को घुटनों पर ला दिए हैं। थोड़े दिन और रुकिए, 1 साल कंटिन्यू बहिष्कार करते रहिए, चीन अपने आप खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया में उसके प्रति जो किया है घृणा का भाव उत्पन्न हो गया है। शंकर गुप्ता जी नमस्कार, कैसे हैं शंकर जी? गोल्डी जी नमस्कार, जयशंकर जी नमस्कार। भैया आज थोड़ा सा लेट चालू हुआ और 3:15 बज गए, 3:12। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबको जय हिंद, जय भारत। अगले रविवार ठीक 2 बजे फिर मिलेंगे और फिर सब लोग एक साथ जुड़ करके, तब तक आप लोग अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड-19 से अपना बचाव करिए और ये संकल्प लीजिए कि हम इस चाइना को बर्बाद करके रखेंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव। सभी भाइयों को, जो लोग जुड़े हैं, सबको सहृदय साधुवाद और वंदन, नमस्कार।